नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। एसएसबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एसएसबी का मतलब है सीमा सशस्त्र बल, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्गत आता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से। 543 पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। पेन में चेंज कर दूँ, 543 पोस्ट हैं टोटल। और ये भैया खुली हुई है कांस्टेबल की, है ना। कांस्टेबल में भी किसकी किसकी देख लो जरा ध्यान से। कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटरनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर। और ये सारी वैकेंसी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। अगर आप टेंथ पास हैं तो भैया बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। सीमा सशस्त्र बल या सशस्त्र सीमा बल कह लो आप, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बड़ी शानदार वैकेंसी है। दिल्ली, न्यू दिल्ली से है सारा कुछ। दिल्ली में आपकी जॉब वॉब लगनी है भाई। ये तो इनका हेड क्वार्टर हो गया, बाकी अब आप कहीं भी भेज सकते हैं, ये इनके ऊपर है, ठीक है। तो मैं चलिए बात करता हूँ। अच्छा, इनकी कोई डेट नहीं है ना, जिस दिन से ये जारी हुआ है 30 दिन तक का आपके पास समय रहेगा। 30 दिन के अंदर भर देना, मतलब अभी भर ही देना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने ये सब देख लिया। अब बात कर थोड़ा सा डिटेल में कि नेशनैलिटी या सिटीजनशिप क्या मांगी गई है, तो बहुत ध्यान सुनिए। अगर आप भाई कांस्टेबल में वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, बहुत अच्छे सुनिएगा, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आप इंडियन सिटीजन ही होने चाहिए ओनली। लेकिन अगर आप कांस्टेबल में ड्राइवर, वेटरनरी, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इंडिया से हो तो भी चल जाएगा, नेपाल से हो, भूटान से हो तो भी आपको चल जाएगा, ठीक है। वैकेंसीज हम यहाँ पर, आप इस पूरे चार्ट को ना, मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये बताने के लिए कि किसके लिए कितनी खुली है। आप इसको बहुत आराम से देख लेना पहले, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आपको चेक करना है, जैसे कारपेंटर भाई आपके है ही नहीं, जनरल वालों के लिए है ही नहीं, और भर दिया उसमें, तो फिर मतलब का। और याद रखिए, किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। ओनली अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन ही फॉर्म है, ठीक है ना। लिंक वगैरह मैं सब दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना। ऑनलाइन फॉर्म है, एक ही पोस्ट भर सकते हो, यानी कि या तो आप ड्राइवर भर सकते हो या तो टेलर, कोई भी दो नहीं भर सकते, ध्यान रखना। एक ही फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये का फॉर्म है, वो भी कुछ कुछ के लिए, बाकी लोग के लिए नहीं है, ठीक है। भाई देखिए, सारी पोस्ट की हालांकि एज अलग अलग है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो 27 है। इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ भी अभी बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक आपको मैच करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है भैया, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। मैं इसमें समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखना जरा, कुछ चीज़ों में आप देखेंगे मेल ओनली लिखा हुआ है, यानी कि यह है कि जो वॉशरमैन है वो सिर्फ मेल लोग ही भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें मेल के लिए भी जॉब ओपन है ना। मैं यहाँ पर बता दूं जरा, इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी पोस्ट दी हुई है जिनमें सिर्फ मेल भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकती। तो मैं जरा पहले आपको उनके बारे में बता दूं, जैसे कि वॉशरमैन सिर्फ मेल भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकते। बार्बर के लिए भी वो जो नाई होते हैं वो भी सिर्फ मेल ही भर सकते हैं, सफाई वाला भी सिर्फ मेल भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुक जो लिखा हुआ है ना, फीमेल के लिए कुक अलग है और मेल के लिए भैया कुक अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर, है ना। मतलब ये दोनों के लिए भरे जा सकते हैं, तो कुक के लिए आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं वाटर कैरियर के लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं अगेन। और बाकियों के लिए, जिनके लिए आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इतने पेंटर तक के, इनके लिए मेल भी चलेगा, इनके लिए फीमेल भी चलेगा, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे, है ना। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो कितनी कितनी कैसी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता दूं भैया, जो जैसा रहता है वही है पूरा मामला, उसमें कुछ नहीं है नया, ठीक है। बता दो, ये तो ये एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही वाली बात लिखी है, इसको हटा दो। इतनी आपकी तनख्वाह रहेगी, लेवल 3 की है ना। 21,700 शुरू होगी और 70,000 तक आप जाओगे बुढ़े होते तक, रिटायर होते तक। ये इसका कहने का मतलब है। अब हम बात करते हैं भैया कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो कैसी कैसी है। देखिए, अगर आप ड्राइवर के लिए भर रहे हो, ड्राइवर जो है ओनली फॉर मेल की बात हुई है। देखो, मतलब ड्राइवर भी सिर्फ मेल ही मांगा है, फीमेल नहीं मांगा है। फीमेल नहीं भर सकती। 21 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम। 10वीं पास होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इतना अगर आपके पास है ना, आप मेल हो, 10वीं पास हो, है ना, मेल हो, 10वीं पास हो और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप भर जाओगे। और कांस्टेबल वेटरनरी की बात करें, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल चाहिए। 25 से ऊपर नहीं, 18 से कम नहीं होना चाहिए। आपने 10वीं की हो, लेकिन साइंस के साथ होनी चाहिए आपका, वो आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो, साइंस आपके उसमें रहा हो। डिजायरेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं। डिजायरेबल का मतलब ये होता है एच कि अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर की बात करें, एज तो वही है, 18 से 25। 10वीं, अब यहां पर देखना ध्यान से, 10वीं के साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
किसमें? कारपेंटर में, ब्लैक स्मिथ में, पेंटर में, किसी भी एक में जिसमें भी आप भर रहे हो। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, है ना, या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, समझ गए ना, ऐसा कुछ। और मान लो ये भी नहीं तो फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके आईटीआई का, है ना, अगर आपके पास आईटीआई है ना भाई। या तो देखो 1 साल का सर्टिफिकेट आप दिखा दो, या तो 2 साल का सर्टिफिकेट दिखा दो तो भी चल जाएगा। और आपको ट्रेड टेस्ट निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये जो कारपेंटर ब्लैक स्मिथ ये भर रहे हैं इनको ट्रेड टेस्ट देना होगा भाई, इनको भी ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझ गया ना, इनको ट्रेड टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात है? तो या तो 1 साल का आईटीआई हो, 2 साल का आईटीआई हो तो भी चल जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं है तो आपने कहीं अगर 2 साल एक्सपीरियंस लिया है तो भी काम चल जाएगा, 10वीं पास होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट तो सबको ही देना है। अब बच्चे जो हमारे कांस्टेबल में वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, है ना, और गार्डनर हो गए, कॉबलर हो गए, आपका कुक हो गया, वाटर हो गया, कैरियर हो गया, ये 18 से 23 साल, देखो जरा ध्यान से, 23 साल तक, मैक्सिमम 23 साल है, मैंने आपके 18 है, 10वीं पास होने चाहिए। ये तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर ये नहीं है तो 1 साल का आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी एक चीज़ में हो जाए, या 2 साल के आपके पास आईटीआई होना चाहिए तो भी चल जाएगा। और ट्रेड टेस्ट तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, और भैया देखो एज की छूट तो इनको मिलेगी, जैसे एसएसटी को 5 साल की मिलती है, ओबीसी को 3 साल की मिलती है, एक सर्विसमैन को 30 साल की मिल गई, 3 साल की मिल गई, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम 40 साल की एज तक, जनरल वाले 43 साल की एज तक की लिमिट, ओबीसी के लिए 45 साल तक की भैया एससी एसटी वालों को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बाकी ये राइट्स वगैरह हैं, है ना, कि अगर आप जम्मू कश्मीर के और यूनियन टेरिटरी किसी के भी डोमिसाइल हो, है ना, वहाँ के डोमिसाइल हो, जनरल वाले हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं या यूटी से हैं कोई, ओबीसी से हैं तो 8 साल की, और इससे हैं तो 10 साल की, है ना। और अगर आप भैया गुजरात के विक्टिम हैं, किल्ड हुए थे उसमें, उसमें जो दंगे फसाद हुए थे, तो जनरल वाले हैं तो 5 5 साल, ओबीसी वाले हैं तो 8 साल, और एस सी वाले 10 साल, ठीक है। तो ये तो आप मोटा मोटा समझ गए कि क्या कैसा होना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता है भाई, जो एससी, एसटी, ओबीसी, ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब अनरिजर्व्ड से भी पोस्ट को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर आपको जो रिजर्वेशन जो मिलता है, जो फायदे मिलते हैं रिजर्वेशन के, जो रिलैक्सेशन मिलता है नंबर में, आपकी हाइट में, है ना, और आपकी स्टडी में जो परसेंटेज में, वो सारे रिलैक्सेशन खत्म हो जाएंगे, आपको पूरी तरीके से जनरल वाला ट्रीट किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप? बहुत बढ़िया, है ना, तब आप नहीं भर पाएंगे। और अगर आप अपने ही कैटेगरी से फायदा उठाना चाहते हो तो आपके पास अपना खुद का, आपकी कैटेगरी से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, है ना। सारे सर्टिफिकेट भैया तैयार रखना, बेफालतू में फंसना उसना नहीं, ठीक है। और कोई झूठे मत बनाना भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। ये सब वही लिखा हुआ है कि किसको ओबीसी कहते हैं, और ओबीसी में भी याद रखिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी दो तरह के होते हैं, क्रीमी लेयर होते हैं और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए वैकेंसीज होती हैं, मतलब आरक्षण होते हैं, क्रीमी लेयर नहीं होते। क्रीमी लेयर कहाँ चले जाते हैं? ये जनरल की तरह ट्रीट होता है, तो याद रखना है ना, ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए। चलो इसको भी बढ़ाते हैं, अब यहाँ पर तो ये कुछ खास नहीं है, सीधे पहुँचना है अपने को। ये भैया फीस कितनी है? 100 रुपये है, देख लो। जनरल वालों को देना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना, ओबीसी को देना है, ठीक। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को कोई फीस नहीं देनी है, एक्स सर्विसमैन को कुछ भी नहीं देना, ये बिल्कुल बाहर है फीस से, ठीक है ना। इस साइट पर आपको जाना और अप्लाई करना है, ssbrect.gov.in, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो बढ़िया से। और ये ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी हुई है कि पहले आपको पोस्ट कौन सा भरना है, देखो जरा, आपको एक पोस्ट चुनना ही पड़ेगा, एक पोस्ट चुनोगे बस उसी से फॉर्म आ जाएगा, फिर कैंडिडेट नेम, अपना नाम डालिए, पापा का नाम, मदर नाम, ये फॉर्म कैसे भरना वैसा बताया गया। और मैं यही कहूँगा कि आप खुद से मत भरना, आप चले जाना, है ना, वहाँ पर जा करके अपनी सारी जानकारी दे देना, ठीक। और हाइट वगैरह की छूट मिल जाएगी भैया, किसको गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इनको हाइट वगैरह की छूट मिल जाती है ना। ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस, ये सब डालना है तो सब भर लोगे आप। फोटो वगैरह अपलोड करनी है तो देखो, फोटो वगैरह के साइज वगैरह और स्कैन करना उसको बड़ा पेचीदा काम है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको लेकर के फंसें, इसलिए अच्छा वहीं चले जाएं कि भैया मैक्सिमम साइज 12 KB है और 4 KB से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब में फंसना नहीं है, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता टाइम पास हो यहाँ पे, बल्कि तैयारी होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर की बात है, ठीक है। फिर ये पार्ट 3 है, इसमें आपको बताना है कि मोड ऑफ पेमेंट आप कौन सा चुन रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट है या कैसा भी है, जो भी चालान वगैरह जो भी बनवाना हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ये सब लगेगा, ये हो गया पूरा वेन्यू, और ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। खैर अब मेन है भैया सिलेक्शन प्रोसेस आपको कैसे होना, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपका ये पीईटी करवाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अब भाई मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसमें क्या दौड़वा रहे हैं, जैसे यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, मेल को ये 4.5 से ज़्यादा किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ाएंगे, 24 मिनट के अंदर मेल को दौड़ना है। वहीं फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना 18 मिनट के अंदर। अगर ये दौड़ गए तो बस भैया हो गया काम, आप ये पास हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको पास होना पड़ेगा, तो आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक्स सर्विसमैन को ये फिजिकल एफिशिएंसी यानी दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको बाकी जगह रहना पड़ेगा, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
अब याद रखो, जो लोग ये पीईटी को पास कर लेंगे, है ना, क्वालिफाई कर लेंगे, उनको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब अब आपके यहाँ पे हाइट और चेस्ट नापी जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा पीईटी, इसके बाद ही आपको पीएसटी में। अगर आपने पीईटी नहीं निकाल पाया तो आप वहीं से रफा दफा हो गए, अब आपको दूसरा चरण देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते भैया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की क्या कहानी है। तो वो देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना ना, ये चार्ट को अच्छे से पढ़ना है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू 1 2 3 एंड 4, इन सब के लिए, 1 2 3 4 के लिए जो भी इसमें से आते हैं, मेल की हाइट तो इनने बोली है कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग, सॉरी है ना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 में यहाँ पर जितने लोग की बात कही ना, इनको छोड़ करके बाकी सबके लिए यही कहानी है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के जितने भी जनरल के बच्चे हैं या ओबीसी के बच्चे हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, इनको ध्यान से देखना है। अगर आप मेल हैं तो आपको 170 हाइट चाहिए, और अगर आप, और आपकी भैया हाइट जो छाती है वो 80 सेंटीमीटर तक हो, और फुलाने के बाद तो 85 हो जाए, यानी 5 सेंटीमीटर फूल जानी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे के कॉलम में छूट दी हुई है, तो इनको छूट दी, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, इन मराठास, इनको जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और स्टेट ऑफ असम से जो आते हैं या लद्दाख से जो आते हैं, यहाँ पर मेल की हाइट 170 नहीं 165 चलेगी, और इनकी छाती जो है मिनिमम 78, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए। फुलाना तो 5 सेंटीमीटर ही पड़ता है हर सूरत में, बस कमी यहाँ पर देते हैं भाई, अगर आप गोरखा हो, है ना, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणि, त्रिपुरा, मिजोरम से आते हो, तो आपके लिए 162.5 हाइट मांगे भाई, वहाँ पे हाइट कम है तो इससे चल जाता है, मिनिमम आपकी चेस्ट इतनी हो गई। अगर आप वहीं पे ऑल जितने भी अब एसटी वाले हैं, है ना, और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये सब वाले हैं, इनके लिए भी 160 मांगा है, और छाती 76 है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी रिमेनिंग एरिया, अब बाकी एरिया के जो बचे एसटी हैं, देखो ये जो यहाँ पर जो एसटी लिखे हैं, ये इन क्षेत्रों के एसटी हैं, इनके अलावा अब जो भी एसटी बचे उन सब के लिए इतनी है 162.5, है ना। ये सारी की सारी हो गई मेल के लिए, है ना। और याद रखना, ये है पूरा ड्राइवर, अगर आपको बनना हो तो कांस्टेबल में भी अगर ड्राइवर बनना है तो पहले तो ये पूरा चार्ट देख लेना। इसके बाद मान लो आपको कांस्टेबल में वेटरनरी में जाना है, ठीक है, तो इसके लिए दो ही है। यहाँ देखो, ऑल कैंडिडेट नॉन बिलोंगिंग टू, अब जो 1 और 2 में नहीं आते उनके लिए, बाकी सबके लिए है कि उनका मेल जो है 170 होना चाहिए, फीमेल जो इनके लिए 157। अब आप बोलेंगे सर ड्राइवर ने फीमेल का नहीं दिया, क्योंकि ड्राइवर में सिर्फ मेल के लिए पोस्ट खाली है, फीमेल के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन वेटरनरी में मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल की हाइट 170 और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भैया फीमेल के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है ना, और यहाँ पर पुरुषों में वही 80 और ये 5। तो आपको मालूम है कि ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और आपके इकोनॉमिक वीकर से। अब जो छूट वाले हैं यहाँ पर देख लो आप जरा ध्यान से, है ना, गोरखा वोड़खा जितने भी, अब सारे नागालैंड वगैरह सब जो यहाँ पर मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155, है ना। और चेस्ट के मामले में इतनी 78 और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, अब जितने भी एसटी वाले हैं सबके लिए मेल में 162.5 और फीमेल में 150, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे फीमेल के लिए, लेकिन मेल के लिए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूले, यानी 81 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो, अभी तक आपने देखा 2 कांस्टेबल के लिए बात की गई, ड्राइवर के लिए इतना मामला था पूरा, और वेटरनरी के लिए इतना मामला था। अब जो बाकी बच गए हैं बाकी मतलब अभी सारे कारपेंटर, ब्लैक, अगर आप कांस्टेबल में इन सब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भैया अब देख लो जरा यहाँ पर क्या आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग, जो 1 और 2 में नहीं आते, यानी कि वही कौन कौन, जनरल, ओबीसी और आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इसमें मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है ना। फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन मेल के लिए यहाँ पर मिनिमम आपकी छाती 78 और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाए, यानी 83 तक चली जानी चाहिए। और बाकी भी ये गढ़वाली, गोड़का, ये जितने भी थे यहाँ पर फिर से वही आप पढ़ सकते हो इनको, उसमें मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155, है ना। छाती यहाँ पर पुरुषों की 78 और एक्सपांशन होने के बाद 5 फूल है, और महिलाओं के लिए तो होता ही नहीं है। और ऑल कैंडिडेट जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बाकी सब, मतलब इस वाले फील्ड में मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150, और यहाँ पर छाती 76, 5 फूलेगी तो 81 तक जाएगी, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। तो मैंने कहा था आपसे कि जैसे सबसे पहले तो आपको पीईटी यानी दौड़ निकालनी पड़ेगी, जब ये पास कर जाओगे तब आपको पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके बारे में हमने पूरा अभी तक बात किया, जब ये निकल जाएगा तब आपको ये रिटर्न एग्जाम के लिए भेजेंगे, है ना। सीईटी कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा ये, ठीक है ना, सीईटी, तब आप वहां जाओगे। ध्यान सुन लो, ये देखो अब आया रिटर्न टेस्ट, तो देखा है ना, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना, विल हैव टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन। अब ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का टेस्ट है, आपका 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे,
सिलेबस ऐसा है कि जनरल नॉलेज आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश या हिंदी कुछ भी आ सकती है। और ये जो पूरा टेस्ट है ये, अच्छा इसमें याद रखिए सारी मेरिट लिस्ट है ना, देखो लेगा फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन। भैया आप रिटर्न एग्जामिनेशन में कितना लाते हैं उसी से फर्क पड़ेगा। हाँ लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कितना, भाई अगर जनरल वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, तो इनको 50% नंबर लाने पड़ेंगे। भाई 100 नंबर का है ना, 50 नंबर तो मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो ये तो क्वालिफाइंग है, ये तो क्वालिफाई होना ही होना है, मतलब ये समझो एक तरह से कट ऑफ पहले ही बता दिया, इतना लाना ही पड़ेगा तभी ये क्लियर है। लेकिन मेरिट में आने के लिए 50 चाहिए नहीं, 100 में से कम 85 90 जब ऐसे आएगा तब मेरिट में नाम आएगा। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात अच्छे से। और वहीं SC ST के लिए 45%, मतलब उनको 45 नंबर अगर वो ले आते तो वो पास तो हो गए, लेकिन मेरिट में नहीं आएंगे। मेरिट में आने के लिए उन्हें भी 80 या 90 के लिए ही फाइट करना पड़ेगा, तभी उनका मेरिट में नाम आएगा। चलो भाई ठीक है, जैसे ही अगर ये हो गया तो अब अगला पायदान क्या है। तो अब मान लो जैसे आप सबसे पहला क्या था PET, उसको क्वालिफाई करने पे PST पे जाएंगे, हाइट वेट नपती चेस्ट नपता है। अगर वो भी पास हो गया तब आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है 2 घंटे का होता है। अगर आप रिटर्न एग्जाम भी पास कर गए, अब आपका भैया अगला आता है डॉक्यूमेंटेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा, ये दोनों साथ में होंगे, ठीक है। और इसमें 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं, जितने अब तक आए होंगे उसमें से 20 गुना होगा, ठीक है याद रखना। और ये आपका SSB में होगा, है ना, SSB जो सशस्त्र सीमा बल का जो हेडक्वार्टर है ना, बोर्ड ऑफ ऑफिस होगा, है ना, वो लेंगे इस चीज़ को। क्लियर होगी बात है। अब यहाँ पे लिखा है कि देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने रिटर्न निकाल लिया, आपने PET निकाल लिया, PST निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए। मैं आपको साफ बता दूं, आप रिटर्न भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए, स्किल टेस्ट भी हो जाए, है ना। है ना, स्किल टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे रहेगा। स्किल टेस्ट आप देख लो, स्किल टेस्ट में जो है भैया 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट होना है, और सभी को इसमें से अगर पास होना है तो 50 का 60% तो उन्हें लाना ही पड़ेगा। समझ गया ना, 50 का 60% तो उन्हें 5 6 कितना होता है भाई, अरे 50 का 60% कर लो ना बेटा, 5 6 30 30 नंबर सबको लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट में, 30 नंबर सबको लाने पड़ेंगे। यही कहते हैं 60% है। किसका 60% और 50, ठीक है, तो 30 होता है वो, ये तो हमें मालूम, वही बात समझ में, है ना। तो इतना ध्यान रखना, और ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ट्रेड टेस्ट के ये जो आप 30 नंबर ला रहे हो, ये आपके मेरिट लिस्ट में, नो मार्क्स ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी काउंट इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट, ये ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई यानी 30 नंबर ही लाना है, इसके लिए मर मत जाना कि बिल्कुल अब 50 में टॉप करने से मतलब 30 नंबर होने चाहिए, पास तो पास, इसके नंबर तो जुड़ नहीं रहे, चाहे 30 लाओ, चाहे 32, चाहे 35, चाहे 40 ले आओ, ठीक है, इसलिए 30 ला के खुश रहो, ठीक है। जो जुड़ेंगे वो रिटर्न के होंगे। तो मान लो भाई किसी का स्किल टेस्ट भी निकल गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छा हो गया। अब जिसने ये निकाल लिया, तो बहुत ध्यान से सुनना, जिसका भी स्किल टेस्ट निकल जाएगा तभी उसको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, है ना। अब अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया गया तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपका फाइनल मेरिट अभी बनी कहाँ है, तो मेडिकल के बाद बनेगी। अब भाई मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, और आफ्टर अब इसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, और आप पास हो गए, है ना। अभी भी आप श्योर नहीं हो अब, क्योंकि अब मेरिट लिस्ट बनेगी, तो एज वाइज नंबर वाइज आपके कैसे नंबर आए हैं पूरा होने के बाद मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा बस वही पास है, और नहीं होगा वो नहीं होगा। अब क्या होगा, कई बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना जरा। हो सकता है कि आप मेडिकली फिट पाए गए हों, आपको डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है लीगली कि आप ये क्लेम करें कि आपको जॉब मिल गई है, फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया है गवर्नमेंट सर्विस में, बिल्कुल ऐसा लिखा नहीं है। हाँ अगर आपको मेडिकल में दिक्कत है तो आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वापस से करवा सकते हो अपना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर वो वापस से आपको चेक कर देंगे, फिर से बता देंगे। फाइनल सिलेक्शन भैया आपको पूरी तरीके से वो अंत में जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसी हिसाब से होना है, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। लेकिन कोई भी कमी रह जाए या कुछ भी आपको दिक्कत हुई, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, समय जैसे मिलता हूँ वैसे ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, है ना। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मुझे सुन सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं मेरे, है ना, मनोज शुक्ला से ही मिल जाऊंगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को।